नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी नेहा की है। नेहा एक युवा लड़की मनाली के एक शांत गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके घर के पास एक रहस्यमयी झील है जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित हैं। झील के पास अजीब घटनाएं और डरावनी आवाजें नेहा को बेचैन करती हैं। एक दिन नेहा को पता चलता है कि झील में एक आत्मा कैद है जो न्याय चाहती है। इस आत्मा से मिलने के बाद नेहा उसकी हत्या की कहानी और उससे जुड़े गहरे राजों को उजागर करने की कोशिश में जुट जाती है, लेकिन रास्ता खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हां, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनाली का यह घर हमेशा से मुझे अपनी ओर खींचता था। यहाँ की ठंडी हवा, घने देवदार के पेड़ और पहाड़ियों से लिपटे बादल। हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ तो लगता है जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गई हूँ। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ अनसेटलिंग सा। घर के पास ही एक झील है। मैंने बचपन से ही उसकी कहानियां सुनी थीं, पर मैंने कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। गांव के लोग कहते हैं कि वो झील हॉन्टेड है, कोई भी वहां सनसेट के बाद नहीं जाता। मुझे हमेशा ये बातें बड़ी एग्जैजरेटेड लगती थीं। भूत प्रेत, चुड़ैलें, सब इमेजिनेशन का हिस्सा। पर इस बार जब मैंने यहां कदम रखा तो हवा में एक अजीब सी हैवीनेस महसूस की, जैसे कोई इनविजिबल वेट मेरे ऊपर था। पहले दिन तो मैंने इसे इग्नोर किया। शायद थकान होगी, मैंने खुद से कहा। लेकिन अगले दिन जब मैंने झील के पास जाने का सोचा तो मेरे पैर रुक गए। झील शांत थी, ऑलमोस्ट टू स्टिल। न कोई लहर, न कोई आवाज। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कुछ छिपा हो। मैंने दूर से देखा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पहले मैंने सोचा कि बस कुछ ही देर के लिए वहां बैठूंगी, पर जैसे ही मैं किनारे पर पहुंची, ठंडी हवा के झोंके ने मुझे झकझोर दिया। किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया हो, जैसे मेरे आसपास कोई हो और ना हो, दोनों ही एक साथ। क्या सच में कुछ है यहां? मैंने खुद से सवाल किया। शाम हो चली थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उस सुनहरे प्रकाश में भी झील का पानी काला दिख रहा था। दूर झील के दूसरे किनारे पर मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई, मानो कोई परछाई तेजी से भागी हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। रात होते ही घर वापस लौट आई, लेकिन दिल में उस झील की परछाई बसी रही। बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मुझे वो हवा की सरसराहट और पानी की गहराई बार बार याद आ रही थी। नेहा, इट्स नथिंग, स्टॉप इमेजिनिंग थिंग्स, मैंने खुद को समझाया, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। अगली रात मैंने ठान लिया कि झील पर फिर जाऊंगी। इस बार मैं अपना फोन भी साथ ले गई ताकि कुछ फोटो खींच सकूं। जैसे ही झील के पास पहुंची, मैंने देखा कि पानी पहले से भी ज्यादा काला लग रहा था और इस बार पानी के ऊपर हल्की सी धुंध फैल रही थी। अजीब बात यह थी कि वो धुंध बस झील के ऊपर ही थी, बाकी चारों ओर साफ आसमान था। मैं धीरे धीरे किनारे के पास गई, फोन निकाला और एक फोटो क्लिक की, लेकिन फोटो में कुछ भी साफ नहीं आया, बस एक धुंधला सा अंधकार। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, नेहा। मैंने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, पर चारों ओर सन्नाटा था, केवल मेरे दिल की धड़कनें और हवा की आवाज। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, नेहा। मैंने अपने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लगा कि कोई सुन भी सकता है। नेहा, नेहा। वही आवाज अब और भी करीब, जैसे किसी ने सीधे मेरे कान में धीरे से मेरा नाम लिया हो।
कौन है? मेरी आवाज कांप गई। मैंने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर स्क्रीन ही ब्लैक हो गई थी। ग्रेट, अब यही रह गया था। मैंने फोन को झट से जेब में डाला और तेजी से वहां से चलने लगी, पर हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। हर बार पलट कर देखती, पर सिवाय अंधेरे और झील की उस ठहरी हुई सतह के कुछ नहीं दिखता। अचानक मेरे सामने पेड़ की आड़ में एक परछाई सी दिखी। परछाई या शायद कोई इंसान, ये समझ नहीं आया। मैं रुकी, पर मेरे कदम वहीं थम गए। ठंडी हवा के झोंके के साथ वो परछाई और साफ दिखाई देने लगी। लंबे बाल झील के पानी की तरह काले और घने, और चेहरा नजरें मिली, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। मेरे पैर बर्फ की तरह जम गए। भागने की कोशिश की, पर शरीर मानो सुन्न हो गया हो। मुझे उस अजनबी चेहरे से नजरें हटानी थीं, पर मैं बस देखती रह गई। उसने अचानक अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। उसके हाथों में पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी झील से निकली हो। उसके होंठ हिले, पर उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। फिर भी मैं समझ गई। उसने कहा, मुझे बचाओ। मेरा दिल दौड़ने लगा। बचाओ? मैंने खुद से सवाल किया। इस बार मेरे पैरों में कुछ हरकत हुई और मैं लड़खड़ाती हुई पीछे हटी, पर वो परछाई वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें मुझसे हट नहीं रही थीं। ये क्या है? मैंने अपने मन में सोचा। ये सब कुछ असली था या फिर बस मेरी इमेजिनेशन? पर इससे पहले कि मैं और कुछ सोच पाती, उसके पीछे से और भी परछाइयां निकलने लगीं, और हर परछाई के साथ झील का पानी हिलने लगा, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो। मैं अब पूरी तरह डर चुकी थी। मेरे सामने जो हो रहा था उसे समझना नामुमकिन था। मैंने जितना तेज भाग सकती थी, घर की ओर दौड़ पड़ी। पत्तों की सरसराहट और उन परछाइयों की आहट मेरे पीछे पीछे थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा झट से बंद किया और सांसें लेने लगी। अंदर की हल्की सी गर्मी ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, पर दिमाग अभी भी उस झील में अटका हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो परछाइयां कहीं नहीं दिख रही थीं, पर एक अजीब सी बेचैनी अब भी थी। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था। कुछ देर आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, उस आवाज ने मुझे फिर से जगा दिया। नेहा, नेहा। इस बार वो आवाज मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। अगली सुबह नींद पूरी न होने की वजह से मेरी आंखें भारी थीं, पर मन बेचैन था। मैंने सबको बताने का सोचा, पर कौन यकीन करता। यहां गांव के लोग पहले से ही कहते थे कि झील में कुछ गलत है। शायद इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज किया था। लेकिन अब चीजें मेरे बस से बाहर जा रही थीं। मुझे कुछ करना होगा, मैंने खुद से कहा। और सबसे पहले मुझे उस झील के बारे में सब कुछ पता लगाना था। मैंने गांव के पुराने पंडित जी से मिलने का सोचा। वह इस इलाके में काफी सालों से थे और इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अगले ही दिन मैं उनके घर पहुंची। पंडित जी, झील के बारे में कुछ बताइए, मैंने सीधे सवाल किया। उन्होंने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर लंबी सांस खींचते हुए बोले, तू वहां गई थी ना? उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा। वहां कुछ अजीब है पंडित जी। मुझे सच में कुछ अजीब महसूस हुआ। पंडित जी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे वो पहले से ही ये जानते हों। उस झील में एक पुरानी आत्मा है। बहुत साल पहले एक लड़की का शव वहां मिला था। किसी ने उसे मारा नहीं था, पर वो झील में डूब गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और हर कोई जो झील के पास जाता है उसे अपनी ओर खींचती है। क्या वो आत्मा मुझसे कुछ चाहती है? मैंने डरते हुए पूछा। शायद, पंडित जी ने गंभीरता से कहा, पर उसका मकसद क्या है ये तू खुद ही जान सकती है। पर ध्यान रखना, जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो खुद मुसीबत में फंस जाता है। मैं चुप हो गई। पंडित जी के शब्दों ने मेरे दिल में और डर भर दिया था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मुझे उस झील के रहस्य का सामना करना ही था। पंडित जी की बातों ने मेरे दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। उनके चेहरे की गंभीरता ने यह साफ कर दिया था कि इस झील का रहस्य जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पंडित जी से बात करने के बाद मन में एक ही ख्याल घूम रहा था,
उस आत्मा की सच्चाई जाननी ही होगी। रात होने से पहले मैंने घर की सारी खिड़कियां बंद कर लीं और अपने कमरे में बैठी सोचने लगी, क्या वाकई वो आत्मा मदद चाहती थी? अगर पंडित जी सही थे तो मुझे सावधानी से कदम बढ़ाना था। मैंने फोन उठाया और इंटरनेट पर कुछ जानकारी खोजने लगी, लेकिन मनाली की इस झील के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था। जो कुछ भी था वो सिर्फ लोकल कहानियां थीं। सबने बस यही कहा था कि झील में मत जाओ वरना कुछ बुरा होगा, पर कुछ भी साफ नहीं था। मैं उलझन में थी। उस रात फिर से वो आवाज सुनाई दी, इस बार और भी ज्यादा साफ। नेहा, नेहा, मेरी मदद कर। मैंने अपने आप से कहा, इस बार डरूंगी नहीं। मैंने ठान लिया था कि उस आत्मा से सामना करूंगी। रात के अंधेरे में हल्की चांदनी के नीचे मैं चुपके से घर से बाहर निकली। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय झील के पास से आती हल्की हवा की सरसराहट के। जैसे ही मैं झील के करीब पहुंची, उस ठंडक ने मुझे फिर से जकड़ लिया, पर इस बार मैं तैयार थी। मैंने अपनी जेब में रखी माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसका हल्का सा उजाला ही मेरा सहारा था। झील शांत थी, फिर भी उसके अंदर कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। तभी पानी में एक हलचल हुई। पहले मुझे लगा कि कोई मछली होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गई, मैंने देखा कि पानी में कुछ उभर रहा था। एक चेहरा, वही चेहरा जो मैंने पहले भी देखा था, वही लड़की। उसकी आंखें अब और भी साफ थीं। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी मदद कर नेहा। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, पर उसकी आवाज झील की लहरों के साथ मिलकर जैसे टूट रही थी। मुझे मुक्त कर। मैंने समझने की कोशिश की। तुम्हें मुक्त करना? पर कैसे? वो बस मेरी तरफ देखती रही और धीरे धीरे उसके चारों ओर से धुंध उठने लगी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैंने सोचा, शायद इस झील में कुछ पुराना राज है जिसे सुलझाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब मैं आधे रास्ते में थी और पीछे हटना नामुमकिन था। तभी मेरे दिमाग में पंडित जी की बात गूंजने लगी, जो भी उसकी मदद करने जाता है वो खुद मुसीबत में फंस जाता है। क्या मैं भी उसी जाल में फंस रही थी? पर उसके चेहरे की उदासी, उसकी मदद की पुकार, मुझे उसे अनसुना करने का दिल नहीं हुआ। ठीक है, मैंने धीमे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। उसने धीरे से इशारा किया और झील के दूसरी ओर देखने को कहा। वहां पानी के पास एक पुराना मंदिर दिखा, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। वो मंदिर झील के किनारे की झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। शायद वहां कुछ सुराग हो, मैंने सोचा। मैं अगले दिन मंदिर जाने का प्लान करने लगी। ये वही जगह थी जहां से सबकी कहानियां शुरू होती थीं। गांव वालों का मानना था कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसा था जो झील की आत्माओं को कैद रखता था। अगली सुबह मैं मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कठिन था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे हर हाल में वहां जाना है। रास्ते में कोई नहीं मिला, मानो इस जगह को लोग जानबूझकर भूल चुके थे। मंदिर के गेट पर पहुंचते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए थे, लेकिन खुलने में कोई दिक्कत नहीं आई। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं। दीवारों पर उभरी हुई आकृतियां और उन पर लिखी हुई पौराणिक कहानियां, पर सबसे ज्यादा ध्यान एक जगह पर गया। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर रखा हुआ था और उसके ऊपर एक बक्सा था। बक्सा बहुत पुराना दिख रहा था, उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। क्या इसी में कुछ छिपा है? मैंने खुद से पूछा। बक्से के पास पहुंचते ही वो आवाज फिर गूंजी, नेहा, इस बक्से को खोल। मैंने हाथ बढ़ाया और बक्से को धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर धूल की परत थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। मैंने धीरे से उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। ये डायरी उस लड़की की थी जिसका चेहरा मैंने झील में देखा था। उसके हर पन्ने पर दर्द की दास्तान थी। कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसे झील में डुबो दिया गया और कैसे उसकी आत्मा अब तक इस झील में कैद है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसका दर्द, उसकी लाचारी अब मेरी समझ में आ रही थी, पर साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे तभी मुक्ति मिलेगी
जब सच सामने आएगा और जिसने मेरे साथ अन्याय किया उसे सजा मिलेगी। अब सच्चाई सामने थी। मुझे समझ आ गया था कि उस आत्मा को मुक्त करने का एक ही रास्ता था, उसके हथियारों को सामने लाना और उन्हें उनकी सजा दिलवाना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। गांव के लोग उस झील और मंदिर से दूर रहते थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने उस लड़की को मारा था, और मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? मुझे फिर से पंडित जी के पास जाना होगा। शायद वो जानते हो कि इसके पीछे कौन था। मैंने डायरी को कसकर पकड़ लिया, जैसे ये मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरे मन में हलचल मची हुई थी। उस लड़की के दर्द, उसकी पीड़ा और इस झील का रहस्य सब आपस में गूंथ गए थे। पर सबसे बड़ा सवाल था, आखिर किसने उसे मारा और क्यों? डायरी को बैग में डालकर मैं फौरन पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। मनाली की सर्द हवाएं मेरे चेहरे को छू रही थीं, लेकिन मेरी रगों में डर और बेचैनी का उबाल चल रहा था। जैसे ही पंडित जी का घर करीब आया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे उम्मीद थी कि उनके पास मेरे सवालों का जवाब होगा। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद पंडित जी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में वही पुरानी चिंता थी, लेकिन इस बार उनका चेहरा थोड़ा और गंभीर लग रहा था। आओ, अंदर आओ, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने भीतर कदम रखा और सीधे डायरी निकालकर उनके सामने रख दी। पंडित जी, ये उस लड़की की डायरी है। इसने सब कुछ लिखा है। कैसे उसे मारा गया, कैसे उसकी आत्मा अब तक झील में फंसी हुई है। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे मार दिया। पंडित जी ने डायरी को ध्यान से देखा और एक लंबी सांस ली। उन्होंने धीरे धीरे उसकी पन्नों को पलटा। उनकी आंखों में वो पुरानी झलक थी, जैसे वो इस कहानी को पहले से जानते हों। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखा। नेहा, ये वही कहानी है जिसके बारे में मैंने पहले सुना था। सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी, रागिनी। वो बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसका प्यार गांव के एक बड़े जमींदार से हो गया था, लेकिन जमींदार पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो उसने रागिनी को किसी भी तरह रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। क्या वो झील में उसी ने? मैंने आधा सवाल पूछा, पर पंडित जी ने बात पूरी कर दी। हां, रागिनी को धोखे से बुलाकर उसे झील में डुबो दिया गया। उसकी आत्मा तब से झील में कैद है, क्योंकि उसकी हत्या का बदला अब तक नहीं लिया गया है। और इस गांव के लोग जानते हैं कि अगर उस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की गई तो जमींदार का परिवार उन्हें तबाह कर देगा। इसलिए हर कोई उस झील से दूर रहता है। मुझे अब सब समझ में आ रहा था। यह सिर्फ एक साधारण आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश थी जो इतने सालों से दबी हुई थी। रागिनी की आत्मा न्याय चाहती थी और इस काम के लिए उसने मुझे चुना था। पर अब सबसे बड़ा सवाल था, मैं इस सच को उजागर कैसे करूं? पंडित जी, अगर मैं इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करूंगी तो क्या वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? मैंने चिंता से पूछा। पंडित जी ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। नेहा, जो तू कर रही है वो खतरनाक है। उन लोगों के पास पावर है, और अगर उन्हें पता चला कि तू रागिनी की कहानी सामने ला रही है तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। पर अगर तूने ये काम नहीं किया तो रागिनी की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी, और जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती तुझे चैन नहीं मिलेगा। उनके शब्दों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। मैं डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी। रागिनी के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी। मैंने पंडित जी से विदा ली और सीधे गांव के जमींदार के घर की ओर चल पड़ी। जमींदार का घर गांव के बाहर एक बड़े महल जैसा था। ऊंची दीवारें, गेट पर चौकीदार और हर जगह कैमरे लगे हुए थे। अंदर जाने का कोई आसान तरीका नहीं था। मुझे कोई और तरीका ढूंढना था। तभी मुझे याद आया कि गांव के कुछ लोग जमींदार के यहां काम करते थे। मैं उनमें से एक को जानती थी, रामू, जो उनके बागीचे में माली का काम करता था। मैंने रामू से संपर्क किया और उसे सारी बात बताई। रामू पहले तो डर गया। मैडम, ये बहुत खतरनाक है। जमींदार साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनकी बीवी के बारे में कुछ कर रहे हैं तो हमारी खैर नहीं। रामू, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए है जिसकी आत्मा अब भी झील में कैद है। अगर हम उसे न्याय दिला सकें तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? मैंने उसे मनाने की कोशिश की। कुछ देर सोचने के बाद रामू ने हामी भरी। ठीक है मैडम,
मैं आपको जमींदार साहब की बीवी से मिलवाने का इंतजाम करूंगा, पर एक बार मिलकर जो करना है वो जल्दी करना होगा। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो वो आपको और मुझे दोनों को खत्म कर देंगे। अगली रात रामू ने मुझे जमींदार की बीवी सरला देवी से मिलवाने का इंतजाम किया। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन मुझे किसी भी तरह उनसे सच उगलवाना था। रामू ने बताया कि सरला देवी को उनकी कर्मों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो मानती थीं कि रागिनी को मारकर उन्होंने सही किया था। मैंने ठान लिया कि इस बार मुझे डरना नहीं है। जमींदार के बंगले के बागीचे में दाखिल होकर मैं सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां सरला देवी शाम की चाय पी रही थी। रामू ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही सरला देवी ने मुझे देखा, उनकी आंखों में शंका की झलक दिखी। तुम कौन हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। मेरा नाम नेहा है। मैं उस झील के बारे में जानने आई हूं जहां रागिनी की आत्मा कैद है, मैंने सीधे सीधे कहा। बिना घुमाए फिराए सरला देवी की आंखें सख्त हो गईं। रागिनी? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो तो सालों पहले मरी थी। मरी थी, हां, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां कैद है। उसने मुझे सब कुछ बताया है। अगर आप सच नहीं बताएंगी तो ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी, आपको जेल भी हो सकती है, मैंने उन्हें धमकी दी। सरला देवी पहले तो चुप रहीं, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोलीं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकती हो? मुझे कोई पछतावा नहीं है। रागिनी को मारा गया क्योंकि वो मेरे पति के साथ भागने वाली थी। वो सजा की हकदार थी, मैंने ठंडे स्वर में कहा। अब उसकी आत्मा को सजा से मुक्त होने की जरूरत है, और अगर आपने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। सरला देवी का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उन्हें अब डर लगने लगा था कि ये बात बाहर आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने एक आखिरी बात कही। आपने उसकी जिंदगी छीन ली, अब कम से कम उसकी आत्मा को शांति से मुक्त होने दें, वरना वो आत्मा आपको कभी चैन से नहीं जीने देगी। अगले कुछ हफ्तों में सरला देवी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रागिनी की हत्या का सच सामने आ चुका है। झील के रहस्य से पर्दा उठ चुका था, और उसी रात जब मैं झील के पास गई तो वहां की हवा में कुछ अलग ही सुकून महसूस हुआ। पानी की सतह पर अब कोई अजीब हलचल नहीं थी। मुझे लगा जैसे रागिनी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। मैं किनारे पर बैठ गई और झील के पानी में अपना चेहरा देखा। तुम्हें शांति मिल गई रागिनी, अब तुम आजाद हो, मैंने खुद से कहा। झील से आती हल्की हवा ने मेरे चेहरे को सहलाया, जैसे वो मुझे धन्यवाद कह रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए झील से विदा ली। अब वो झील सिर्फ एक झील थी, न कि कोई डरावनी जगह, और मैंने भी खुद को उस अजीब डर और रहस्य से मुक्त महसूस किया। कुछ महीने बीत गए और मनाली का गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। झील, जो पहले डर और रहस्य का केंद्र थी, अब एक साधारण प्राकृतिक स्थल बन गई थी। रागिनी की आत्मा को शांति मिलने के बाद वहां अब किसी भी तरह की अजीब घटनाएं नहीं हुईं। नेहा के दिल में संतोष था कि उसने एक आत्मा को न्याय दिलाने में मदद की, परंतु उसके अंदर अब भी एक हल्की सी बेचैनी थी। उसने जो देखा और महसूस किया वो किसी और को समझाना आसान नहीं था। नेहा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन झील की वो रातें और रागिनी की दर्द भरी दास्तान उसके दिल में हमेशा बसी रहीं। इस अनुभव ने उसे जीवन और मृत्यु के बीच की अनकही कहानियों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया, और वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।